साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों सी टेट के फर्स्ट शिफ्ट में जो दोस्तों हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे आज उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए पहले प्रश्न में पूछा गया था किस शब्द का संधि विच्छेद जो है साथियों वो शुद्ध नहीं है। तो किस शब्द का संधि विच्छेद जो है साथियों वो आपका शुद्ध नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का, यानी कि मात्रा प्लस अनंत प्लस मात्र नंद, इसका जो संधि विच्छेद है बिल्कुल गलत है, ठीक है साथियों। मात्रा प्लस नंद, मात्र नंद नहीं होगा, बाकी सदैव प्रत्यय अनुमति और परमावद्यक ये सब सही है साथियों। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। चलिए आगे पूछा गया था कौन सा शब्द कामदेव का पार्य नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द कामदेव का पार्यवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर मित्रों था वो था अरविंद। क्या अरविंद किसका होता है साथियों? ये आपका मतलब कामदेव का अंग, करदप और मानसिक ये सब पार्यवाची हैं, लेकिन अरविंद जो है वो आपका पार्यवाची नहीं है। किसका? कामदेव का, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों कि ख यानी कि ख जो है क्या है, अघोष व्यंजन है या अल्पब्राण है या विस्तृत है या घोष व्यंजन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था मेरे मित्रों वो आपका था अघोष व्यंजन। ख जो है साथियों वो आपका अघोष व्यंजन है, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था ऋणमुक्त समस्त पद का विग्रह पूछा गया था। ऋणमुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा ये पूछा गया था, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा ऋण से मुक्त। क्या आएगा साथियों? ऋण से मुक्त, ठीक है। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछे गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था मित्रों? ये था आपका पृष्ठ। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? वो होगा पृष्ठ। बाकी क्या सब तद्भव, बहिन, जवान, लोग, ये क्या सब तद्भव है, लेकिन पृष्ठ जो है वो आपका तत्सम है। आगे पूछा गया था बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं पूछा गया था, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न काफ़ी इजी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 यानी कि 12। इसमें संख्या की बात की जाए वो साथियों बहुव्रीहि होता है, यानी कि समूह 4 5 6 7 ये संख्या देता है। तो इसमें कि 12 मतलब 12 का समूह मतलब बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक होती है, सकार्मक होती है। तो अकर्मक क्रिया जो होती है साथियों वो सभी छात्र नोट कर लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका रोना। रोना क्या होता है साथियों? एक अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। बाकी पढ़ना, खाना और लेना ये एक कर्म होती है, लेकिन यह है अकर्मक। इसका कोई भी साथियों निर्जीव होती है, ठीक है। रोने पे आप तो रो देंगे तो कोई चीज़ आपने ली या खाई थोड़ी, लेकिन खाना और पढ़ना और ये सब कुछ आपको करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रोने के लिए कुछ आपको करना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति जो है साथियों वो आपका बहुव्रीहि का उदाहरण है। किसका साथियों? बहुव्रीहि का, ठीक है। चलिए संस्कृत की दूसरी मंजिल पूछी गई थी आपसे। संस्कृत की दूसरी मंजिल कौन कौन सी है? तो संस्कृत की दूसरी मंजिल आपसे पूछी गई थी, बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर होगा चिंतन, मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही थे, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर था। आगे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वरिंद का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा वरिंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है साथियों, नहीं पूछा गया। तो वरिंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा अंबुज, ठीक है साथियों, यानी कि अंबर। बाकी मेघ, घन, पयोद ये सब क्या है साथियों बारिश के पर्यायवाची हैं, वर्षा, मेघ, घन, पयोद। बाकी अंबुज नहीं होगा, ठीक है। चलिए यण, यण संधि का उदाहरण पूछा गया था। यण संधि का जो उदाहरण है साथियों वो है आपका स्वांग। क्या साथियों? स्वांग, ठीक है। आगे पूछा गया था किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि जो है वो आपकी नहीं है? तो बताइए साथियों कौन सा शब्द है? वो है आपका पयोद, ठीक है साथियों। पयोद में क्या है? एक विच्छेद संधि नहीं है, और इसकी ये विकल्प है, ये अगले प्रश्न में भी आपका आया था, ठीक है। चलिए किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग लगाते हैं आगे, प्रत्यय लगाते हैं पीछे। तो ये आप सभी जानते हैं कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपका उपसर्ग नहीं है। तो एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो है आपका स्वार्थ, ठीक है। स्वार्थ में बाकी उपसर्ग नहीं है, बाकी असुचित, स्वागत, अपत्य ये आपके उपसर्ग हैं। बाकी स्वार्थ जो है
चलिए, अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध्यापक, अधीर, अध्यादेश या अध्यावसाय। तो अधि शब्द से बना जो उपसर्ग है वो है आपका, नोट करते चलना, अधीर, यानी कि अधि प्लस धर, यानी कि अधीर, अधि प्लस धीर। तो अधीर हो गया, नहीं हो गया? चलिए आगे पूछा गया था निरपराध। निरपराध में उपयुक्त उपसर्ग पूछा था आपसे। निरपराध में उपसर्ग, तो निर ये आपका हो जाएगा निर, तो 100 सही आंसर आपका यही होगा, निर। ठीक है, चलिए आ जाइए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के तिसरा तिसरा तिसरा, तो ये शब्द आपने कई बार किताब में भी देखा होगा। ये शब्द आपका शुद्ध है, एकदम सही है, डी। ठीक है, चलिए तिसरा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा ये बात। 107 का आंसर सी हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, चलिए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव। क्या कहलाते हैं मित्रों? नहीं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हों वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं संस्कृत। ठीक है, जो के तो बदलाव के होते हैं, बाकी ये आपका संस्कृत होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया है कि जब किसी समाज में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे आप क्या कहेंगे? जब एक शब्द के दोनों पद प्रधान हो तो उसे हम कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं मित्रों? द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था शुद्ध जल, यानी कि शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया था, शुद्ध शब्द। तो आपने क्या उज्ज्वल कैसे पढ़ा लिखेंगे आप? उज्ज्वल जो लिखते हैं साथियों, बिल्कुल शुद्ध शब्द अक्षर में वो लिखते हैं उज्ज्वल। क्या कहते हैं साथियों? उज्ज्वल। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी डी जो है उज्ज्वल वो आपका सही है। आगे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं हो? ये पूछा गया था। सूर्य का पर्यायवाची नहीं पूछा तो होगा, तो आपको बता दें दिनकर, रवि, यामिनी, असुमली। दिनकर भी, रवि भी हो जाएगा आपका सूर्य का पर्यायवाची, असुमली, यामिनी। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर जो आपका आएगा वो यामिनी, ये जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंशुमली और दिनकर, रवि ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनो प्लस रथ। तो क्या होगा साथियों? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मन प्लस रथ, यानी कि मनोरथ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए आगे आ जाइए। विद्यार्थी का उदाहरण आपसे पूछा गया था, विद्यार्थी का उदाहरण। विद्यार्थी का उदाहरण जो होगा वो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आर्थी, यानी कि ए आ रहा बात क्या हो रही है? विद्या प्लस आर्थी, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ठीक है, जिसमें आर्थी हो, ए ओ आई हो, दीर्घ स्वर। ठीक है। दिग्भ्रम पूछा गया था, दिग्भ्रम उदाहरण पूछा गया था। दिग्भ्रम का उदाहरण जो होता है वो आपका होता है, दिग्भ्रम का उदाहरण होता है आपका व्यंजन संधि का। क्या साथियों? व्यंजन संधि का। ठीक है, आगे पूछा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी से में कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? यानी कि बिल्ली जो है छत से कूद पड़ी, यानी कि क्या हुई? अलग हुई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अपादान हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा आपका? अपादान हो जाएगा, यानी कि एक चीज़ दूसरे से अलग होती तो वो हो गई अपादान। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता हो। ठीक है, यानी कि टिका रहता हो। स्थिर मतलब टिका रहता हो, तो ये युद्ध में स्थिर रहता हो उसका लिए एक शब्द इन्होंने पूछा है, तो उसे हम कहेंगे युधिष्ठिर। क्या कहेंगे साथियों? युधिष्ठिर। जो युद्ध में खड़ा रहे उसे हम क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए आगे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में, हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में क्या होता है? ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कि हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? तो कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी होती है? उस पद्धति को हम कहते हैं किंडरगार्टन पद्धति। क्या कहते हैं साथियों? किंडरगार्टन
पद्धति। तो आपका राइट आंसर होगा किंडरगार्टन पद्धति। ठीक है, चलिए। गग की रूढ़िगत पठन विधि का दोष पूछा था आपसे। ठीक है साथियों, गग की रूढ़िगत पठन की विधि का दोष आपसे पूछा गया था। ये प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न था, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न था, किसी शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है, तो ये कौन सी पद्धति में दिया गया है? उस पद्धति का नाम हो जाएगा बालोज्ञान पद्धति। क्या साथियों? बालोज्ञान पद्धति। तो ये प्रश्न कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आज पहली पाली में पहले पेपर में पूछे गए थे 12 जनवरी के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, जिन छात्र का आने वाले समय में पेपर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो की PDF हम आपको देंगे टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो की PDF आपको एकदम फ्री दी जाएगी टेलीग्राम पर।